हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल। दोस्तों यहाँ पे हम वीडियो एग्जाम का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो होने वाला है यूथ कंपटीशन टाइम्स का। ठीक है, यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम तक मैं पूरा का पूरा करा दूंगा। लगभग डेली यहाँ पर 1-2 कराने का प्रयास मेरा रहेगा अगर आप लोग वीडियो पसंद करेंगे तो। चलिए देख लेते हैं, आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1। तो इसमें कैसे क्वेश्चन का लेवल रखा गया है, प्रश्नों का लेवल कैसे है वो आप देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, ये है हमारा पहला प्रैक्टिस सेट जिसमें हम सबसे पहले क्या करें, हिंदी देखेंगे। ठीक है, हिंदी के यहाँ पे 25 क्वेश्चन है जिसमें पहले आपको यहाँ पे पैसेज देखने को मिल जाता है 1 से 4, यानी कि 4% जो है आपको पैसेज देखने को मिलेंगे। अगर आप पैसेज करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट क्वेश्चन 5 पे पहुँच सकते हैं जहाँ से हमारी ग्रामर स्टार्ट होती है। ये हमारा पैसेज है, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आपका छोटा सा ही पैसेज था, इसके प्रश्न भी हम जल्दी कर देते हैं। जिसको नहीं देखना वो वीडियो फॉरवर्ड कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया कि कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है। तो भारत को घुन की तरह जो खा रहा है वो क्या है, वो है बेकारी की समस्या। ठीक है, हमने इस पैसेज में बेकारी की समस्या को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि आज शिक्षा की प्रणाली में किसका अभाव है। ठीक है, शिक्षा की प्रणाली में किस चीज़ का अभाव है, तो वो है व्यवहारिक ज्ञान का। ठीक है, किस चीज़ का, व्यवहारिक ज्ञान का शिक्षा की प्रणाली में सबसे बड़ा अभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि बेकारी की समस्या एकमात्र धारणा है किस चीज़ में, एकमात्र कारण है किस चीज़ का। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा प्रणाली का। ठीक है, शिक्षा प्रणाली इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सा वर्ग काम की तलाश में गाँव से शहर आता है। पैसेज आपको देखने को मिलेगा जरूर, तो ये होगा अशिक्षित। ठीक है, जो शिक्षित नहीं होते हैं, जो अशिक्षित वर्ग होता है वही यहाँ पर काम के लिए भटकते हुए गांव से छोड़ करके यहाँ पर दूसरी जगह पे जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखें। 5 में क्या है, आपको पूछा गया है ग्रामर। ठीक है, तो संशोधन में उपसर्ग पूछा गया कौन सा है। तो 5 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो संशोधन शब्द है उसमें किस तरीके का है, उसमें सम लगा हुआ है। ठीक है, सम से ये शब्द बना हुआ संशोधन। इसी तरीके से संस्कार, संहार, संगम आदि भी सम उपसर्ग से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, तो इसमें कहा गया कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक दिया हुआ है। ठीक है, तोता डाली पर बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को, इसी तरीके से में या पर किस में लगता है, अधिकरण कारक में। ठीक है, किस में लगता है, में या पर अधिकरण कारक में लगता है। तो याद रखेंगे अधिकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 में कहा गया कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। आपको स्त्रीलिंग जो शब्द है वो आप इसमें देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, सभी को पता है संध्या जो है वो स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी हैं धावा, धुआं, भाता, ये सब पुल्लिंग देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चिड़िया जो है इसका बहुवचन शब्द है वो कौन सा होता है, वो होता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया। ठीक है, क्या होता है, चिड़िया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहाँ पे जितने पॉइंट चिड़ियों, चिड़िए, ये सब कुछ होता ही नहीं है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, एक शब्द दिया हुआ है आपको अनंत, अब इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, वो देखिए 9 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अन प्लस अंत जो है ये बनेगा यहाँ पर, किससे बनेगा, अन प्लस अंत से बनता है अनंत। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें हो जाती है यहाँ पे व्यंजन संधि। क्यों, देखिए यहाँ पे ये आपका अन्ना जो है ये व्यंजन में आता है, इसी कारण रूपांतरण जो होता है इसका अन प्लस अंत का आनंद में हो जाता है, और ये व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दु प्लस प्रकृति। ठीक है, दु प्लस प्रकृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपको विसर्ग संधि देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि नील गाय में कौन सा समास है। ठीक है, नील गाय जो है इसमें कौन सा समास है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या, इसमें देखिए समास में होता क्या है, इसमें आप देखें नील का गाय से संबंध इसमें आपको देखने को मिले, तो क्या इसमें एक विशेषण आपको मिलता है देखने को, एक यहाँ पे विशेष मिल रहा होगा। तो विशेषण विशेष जिसमें होता है वो होता है आपका कर्मधार। ठीक है, क्या होता है, वो कर्मधार होता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों,
कमल की तुलना जो है, चरणों की तुलना जो है वो कमल से करी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे नील की तुलना गाय से करी गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। ये तो बहुत ही आसान है। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर भी हमको कोई देखने को मिलता है ऐसा पद जहाँ पर नंबर का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, वहाँ पर हम कहते हैं कि ये आपका द्विगु समास है। तो इसी तरीके से त्रिभुज जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, अब उपसर्ग किस शब्द में देखने को मिलता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लालिमा यहाँ पर आपको शब्द देखने मिल रहा है, पराजय दशक कारीगर। 13 का करेक्ट आंसर क्या, पराजय। पराजय जो शब्द है इसमें आपको क्या होगा, जो परा है ना, ये आपका देखने को मिलता है उपसर्ग के तौर पर। इसी तरीके से और भी शब्द है, पराक्रम, पराभाव, परामर्श, पराभूत आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अब वर्तनी यानी कि जो वर्तनी होती है, लिखा हुआ सही कैसे लिखा हो उसकी वजह से कौन सा सही है, तो जो आशीर्वाद है वो इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 में देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य इसमें देखिए कौन सा है, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये होगा क्या, पहला अगर पढ़ के देखें तो मेरे प्राण निकल गए। प्राण क्या होता है दोस्तों, बहुवचन में आता है। ठीक है, तो मेरे प्राण निकल गए, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या बोलते हैं, मेरे प्राण निकल गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अब इसमें से हवा जो है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो 16 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर अनल। ठीक है, आग अनल, वो अनिल होता है। ठीक है, ये हवा का, लेकिन ये है आपका अनल। अनल किस चीज़ का होता है, ये आग का होता है। जैसे कहते हैं ना, आग अनल पावक ज्वाला, आपने याद किया होगा, तो आपका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें से कमल का जो पर्यायवाची नहीं वो आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर अमी। अमी जो है कमल का नहीं है। बाकी अरविंद, सरसिज, शतजली, कमल के पर्यायवाची। अमी किस चीज़ का है दोस्तों, अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 में, तो कहा गया कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम। विलोम शब्द अनभिज्ञ का क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है यहाँ पर वो होता है अभिज्ञ। ठीक है, कहीं कहीं भिज्ञ आप देखने को मिलता है, तो ये मत लगा दीजिएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है कि समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। जो समष्टि एक शब्द है इसका विलोम शब्द है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो 19 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए वेस्ट। ठीक है, समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा वेस्ट, ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 में है कि पहले जो कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, वो होता है अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले कभी नहीं हुआ है उसको अभूतपूर्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। ठीक है, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होता है। यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए, तो ये होगा आपका डी वाला, यानी कि उसको जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक है, जिस पे जानने की इच्छा होती है उसको जिज्ञासु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तो कहते हैं घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या होगा। ठीक है, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का जो अर्थ है वो क्या होगा 22 का, वो जल्दी से देखिए, तो ये होगा यहाँ पर आपका जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो कहते हैं चैन की बंसी बजाना। ठीक है, चैन की बंसी बजाना, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे होता है मौज करना। कहते हैं ना भैया तुम तो बड़ा चैन से हो एग्जाम दे करके, चैन की बंसी बजा रहे, इसका मतलब क्या है, मौज कर रहे हैं, एग्जाम खत्म हो गए। 24 में देखिए, कहा गया कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, जो ब्रज भाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो वो होती है काव्य भाषा। अब देखिए जितना भी काव्य आप श्री कृष्ण वगैरह जी से रिलेटेड होता है वो किस भाषा में लिखा है, वो सब आपका ब्रज भाषा में है, और वहाँ की भाषा ही थी यहाँ पे ब्रज भाषा। याद रखेंगे काव्य भाषा इस सबसे ज़्यादा इसमें लिखा गया ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं
कि सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। ठीक है, सबसे पहली जो आत्मकथा है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका 25 का ए, वो हो जाएगा यहाँ पे श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका यहाँ पे लिखा था, उनका मतलब जो शीर्षक जो था वो था मेरी आत्म कहानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, 26 में आपका वर्णमाला से प्रश्न है। उसमें कहा गया ना कि छा जो वर्ण है ना किसके योग से बनता है। जो छा है ना छत्री वाला, ये किसके वर्ण से बनता है, किसके योग से बनता है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये आपका का और सा से बनता है। क्या बनता है, का और सा से बनता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 में कहते हैं ना कि चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, चा और छा। अब देखिएगा का वर्ण और का के बाद क्या आता है। अब देखिए का खा ये क्या कंठ में आते हैं। इसी तरीके से सारे जितने भी आप वर्ड बोलते हैं ना, सब कहीं ना कहीं से उच्चारण स्थान के हिसाब से रखे गए हैं। तो अब इसमें होगा क्या दोस्तों, चा अगर बोल के देखिए आप, चा छा जा जा, तो कहाँ से आप बोल रहे हैं, ये तालु से बोल रहे हैं। कहाँ से बोलते हैं हम, तालु से इसको बोलते हैं। तो क्या होगा, तालु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 में कहा गया ना कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। ठीक है, जुगुप्सा का स्थायी भाव जो है वो किस रस से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 28 का, वो देखिएगा राइट आंसर आपका ये होगा आपका सी वाला। ठीक है, विभत्स रस जो है इसका स्थायी भाव होता है, याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने मिलता है, जैसे इनका सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि श्यार अति आनंद उर्धारत। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, आपको बहुत ही विभत्स तरीके से दिखाया जाता है किसी भी चीज़ को। जैसे कहते हैं किसी मूवी के सीन बहुत ब्रूटल होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। 29 में अगर आप देखेंगे तो इसमें होगा क्या, चलिए 29 में देखेंगे तो क्या होगा इसमें कि सही विकल्प आपको चुनना है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगरेणी। तो इस पंक्तियों में कौन सा रस आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वियोग रस। अब श्रृंगार रस दो भागों में डिवाइड होता है, एक वियोग होता है, एक संयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। इसका मतलब क्या है, भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से पूछते हैं इस विषय में, वही पंक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि पथ भ्रष्ट में समास चिन्हित कीजिए। पथ भ्रष्ट में समास चिन्हित करना है। तो ये हो गया क्या, देखिए यहाँ पे जो भ्रष्ट है ना, ये आपका यहाँ पर प्रधान है। भ्रष्ट से कई सारे शब्द बनते हैं, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। हिंदी आसान आती है, इस बार भी आसानी आएगी। तो कामायनी के लेखक कौन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जयशंकर। ठीक है, जयशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कामायनी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 32 में कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परिसी धीरे 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 धीरे। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार आपको देखने को मिलता है। तो इसमें होगा क्या, एक बार पंक्ति को अगर पढ़ेंगे ना तो कहते हैं ना कि निर्जीव वस्तु में जान डालने का काम किया जा रहा है। तो वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, जहाँ पर किसी निर्जीव वस्तु को मानव की तरह दिखाया जाता है, उसमें जान डाली जाती है, वहाँ पर आप देखने को मिलते हैं कि ये मानवीकरण अलंकार हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्या कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। इसमें भी अलंकार आपको बताना है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। ठीक है, तो 33 में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यों त्यों जिसमें आता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। सिंपल सी बात समझिए, उत्प्रेक्षा में होता क्या है, जहाँ पर आपको ज्यों त्यों सासी इस तरीके से देखने को मिलते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है 34 में, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। ठीक है, कहा गया है ना कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी वह हठी है। तो संयुक्त वाक्य में इसको प्रयुक्त करना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में इसको प्रयुक्त करना है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पर वह पंडित है किंतु हठी है। अब किंतु परंतु जो होते हैं वो किस चीज़ में लगते हैं, वो आपके लगते हैं किसमें, मिश्र वाक्य में। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, संयुक्त वाक्य में लगते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका,
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। यहाँ पे दो सरल वाक्य दिए हुए हैं, दो सरल वाक्य को किसी योजक चिन्ह से जोड़ देते हैं, जैसे तथा, एवं, इसलिए, सौ, अतः, तो, अन्यथा, फिर भी। ये योजक चिन्ह जहाँ पे जुड़ जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है आपका संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 35 में कहा गया कि निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनना है आपको 35 में। तो मच्छरदानी जो है इसमें कौन सा प्रत्यय आपको देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मच्छर अलग है, दानी अलग है, तो दानी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से और भी शब्द होते हैं, जैसे क्या होता है श्रृंगारदानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 36 में, तो कहा गया है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सत्याग्रह, अब देंगे सत्य के लिए आग्रह, इसको अगर विग्रह कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको संधि विच्छेद देखना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो 37 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका। देखिए तिलक क्या होता है ना, तिलक शोभित, ऐसे आपने बहुत सुना होगा जो पुरानी मूवीज वगैरह हैं। तो तिलक बेसिकली यहाँ पे एक तत्सम यानी कि जो संस्कृत का शब्द माना जाता है, ठीक है। तिलक जो है एक संस्कृत का शब्द माना जाता है। तो इसके साथ साथ जैसे अभी आपका अग्नि, सूर्य, माता पिता भी यहाँ तक आपको संस्कृत के शब्द देखने को मिलते हैं या फिर तत्सम के शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 में देखिए, कहा गया कि फूल का तत्सम क्या होता है, ठीक है। फूल जो है वो तत्सम है, तो किस चीज़ का है, पुष्प है, इसका तत्सम क्या होता है, पुष्प होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। 39 में कहा गया है कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में बड़ा काम है, ठीक है। तो 39 का क्या हो जाएगा, आयोजन में बड़ा काम है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन में स्वयं बड़ा काम है, याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। 40 में कहा गया कि कोई आ रहा है, ठीक है। कोई आ रहा है, इस वाक्य में जो कोई है ना वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर निर्धारित ही नहीं होता है कि कौन आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन आया तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक, ठीक है। कहाँ पर कुछ भी निर्धारित नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन हो सकता है, तो ये अनिश्चितवाचक होते हैं, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। निश्चय में जैसे कह दिया कि राम आ रहा है, तो वहाँ पे कन्फर्म हो गया ना। अभी इसी तरीके से ये आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 41 में, तो कहा गया प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, ठीक है। जो प्राचीन शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण में आता है, तो ये होगा क्या दोस्तों, ये होता है आपका गुणवाचक। अब कहा जाता है कि ये वस्तु बहुत प्राचीन है, मतलब वस्तु की विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको विशेषण कहा जाता है। आप चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, जैसे आपका PQRS जो आते हैं ना इंग्लिश में जंबल, उसी तरीके से आपके यहाँ पे देखने मिलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। तो आपको 42 में है, तो कहा गया कुल मिलाकर आत्मरक्षा, ये आपको पहला सेंटेंस दे दिया। यहाँ से आपको ये इसमें मैच करना है, ठीक है। तो कौन कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर अगर सी देखिएगा, तो कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में यहाँ पर निपुण किया जाना है, ठीक है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगी कि यहाँ पे इस तरीके से अगर आप पूरा सेंटेंस जोड़ेंगे तो आपको पूरा अर्थपूर्ण सेंटेंस देखने को मिल जाएगा। ये तो आसान है, बहुत सब लोग कर लेंगे इसको। तो अब यहाँ पर अगला देखिए सामाजिक जीवन में, ठीक है। सामाजिक जीवन पहला पॉइंट दे रखा है, फिर यहाँ पर आपको बताने छठा दे रखा है। अब इसके बीच की देखेंगे कैसे हमारा सही सार्थक शब्द बनता है। तो आप देखिएगा क्या होगा यहाँ पर, ठीक। तो क्या होगा, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो ये आपका करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 44 है, इसमें आपको अनुवाद पूछा गया, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई वॉज ओवरजॉयड, ठीक है। आई वॉज ओवरजॉयड, जॉयड का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। आई वॉज ओवरजॉयड, ठीक है। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि मेरा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है। मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो बहुत खुशी हुई, पागल हो गए खुशी से। 45 में देखिए तो कहा गया
कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। ठीक है, ईश्वर जो है वो तुम्हें दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि उनको दीर्घ आयु हो, बड़ी लंबी उम्र हो। तो ये किस चीज़ में आता है दोस्तों? ये आपका आता है कहाँ पे? 45 का है ना, ये इच्छा है, यानी कि हमारी इच्छा थी, हमने कहा कि आप दीर्घायु रहें, हमने कहा कि आप पास हो जाएं, बेस्ट ऑफ लक। तो ये क्या है? हमारी इच्छा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 45 का सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 46 में। 46 में अलंकार आपको बताना है, 2 पंक्तियां हैं। तो देखिए, तो वर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कहवे उर्वशी समान। ठीक है, ये तो आपको देखने मिला सेंटेंस। अब इसमें जो है कौन सा अलंकार आपको देखने को मिल रहा है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा है? यमक अलंकार है। ठीक है, चलिए उर्वशी यहाँ पर देखिए, अब क्या है, एक यहाँ पर है क्या, उर्वशी या उर्वशी एक ही में है। ठीक है, ये उर्वशी, दोनों का अर्थ यहाँ पे अलग है लेकिन लिखा एक सा गया है, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कनक। जैसे कनक वाला होता है ना, कनक का मतलब अलग अलग होता है लेकिन सेंटेंस एक ही है, तो वहाँ पे कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी उर्वशी का लिखा दोनों जगह एक तरीके से लेकिन मतलब अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जिह सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ठीक है, ये आपको पॉइंट दिया हुआ है, एक यहाँ पे आपको छंद दिया हुआ है। अब इसमें आपको पहचानना है कि कितना यहाँ पर आपका क्या क्या है इसमें। तो ये बेसिकली है क्या, देखिए, पहले में अगर मात्राएं आप देखेंगे तो इसमें 11 मात्राएं मिलती हैं, दूसरे में आपको 13 मात्राएं मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी 11 मात्राएं मिलती, चौथे में 13। तो 11-13 का जो पैटर्न होता है वो किस में होता है? वो होता है सोरठा में। ठीक है, सोरठा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? ठीक है, मात्रिक छंद की बात कर लेते हैं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए देखिए, तो मात्रिक छंद कौन से हो जाएंगे? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी दोहा भी मात्रिक छंद, रोला भी है, चौपाई भी है, इसी के साथ साथ यहाँ पर यह आपका करेक्ट आंसर हो जाए। छंद के होते क्या है? बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वार्णिक होता है, एक मात्रिक होता है। ठीक है, अब मात्रिक जो छंद होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है, जैसे सममात्रिक होता है, फिर विषम मात्रिक होता है, फिर अर्ध सममात्रिक होता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि दोहा, रोला, चौपाई सब मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। चलिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 49 में, तो कहा गया कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो गलत विशेषता है उसे आपको चुनना है। तो 49 में देखिएगा, तो होगा क्या यहाँ पे आपका, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, ये तो सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। लेकिन भाषा क्या पैतृक संपत्ति होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि पैतृक संपत्ति हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते क्या है, इनमें से भक्तिकालीन के कवि नहीं है। कौन से इनमें से भक्तिकालीन जो है कवि नहीं है? 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से यहाँ पे आप देख लीजिए, तो होगा क्या, बिहारी। बिहारी जो है ना, ये बहुत बड़े कवि थे लेकिन ये भक्तिकालीन कवि नहीं है। बाकी अगर देखिए, कबीरदास, सूरदास और यहाँ पे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये क्या हैं? ये सब हैं यहाँ पे भक्तिकालीन कवि। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हिंदी के हमने 50 क्वेश्चन अभी कर लिए। 50 में से आपने कितना किया है जोड़ के रखिएगा, क्योंकि अभी तो जीएस का पैटर्न बाकी है और रीजनिंग का पैटर्न बाकी है। तो चलिए देख लेते हैं, जीएस की तरफ चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सामान्य जानकारी आपका जो जीएस का सेक्शन है, इसके भी आपके 50 नंबर आने, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का आना वीडियो में, तो इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, एपी कल्चर किससे संबंधित होता है? तो सभी लोग जानते हैं ये शहद से संबंधित है। ठीक है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? ये शहद से संबंधित है। इसके और भी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे जो पिशी कल्चर होता है वो किससे होता है? आपका व्यापारिक मत्स्य पालन से होता है। विटी कल्चर जो होता है आपका अंगूर से होता है, और सेरी कल्चर जो होता है आपका रेशम से होता है। हार्टिकल्चर फलों की खेती से होता है। तो हमने सारे आपको बता दिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 102 है, कहा गया है कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ठीक है, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो किसको समर्पित है दोस्तों? वो समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित होता है। ठीक है, नवा मंडल सोम को समर्पित है, ऐसा आपको बहुत जगह देखने मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सोम है क्या बेसिकली यहाँ पे?
सोम जो है ना वो एक क्या है, वो एक रस है, ठीक है, पौधा है, बेसिकली पौधे का रस है जिसको सोमरस कहा जाता है। याद रखें, हिमालय के मुजवंत शिखर पर ये होता है, धार्मिक उत्सवों पर ही इसका इस्तेमाल होता था पहले केवल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 है। कहा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। ठीक है, पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो सबसे अधिकतम अंतर देखने को मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जैसे साक्षरता यहाँ पर क्या है, बेसिकली साक्षरता जो है वो है यहाँ पर 67.7, ठीक है, और पुरुषों की है यहाँ पे 77.3, और यहाँ पे जो स्त्रियों की है वह 59.1। ठीक है, तो 59 कहाँ 77, सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता रेट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 104 है। कहा गया वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ठीक है, अब देखिए अशोक जो हैं आप लोगों के बारे में जानते हैं, अब इन्होंने किस स्तंभ में अपने आप को मगध का सम्राट बताया था, ये आपको बताना है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ये होगा यहाँ पर भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू स्तंभ जो है उसमें इन्होंने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। ठीक है, उसमें लिखा जो था वो देखिए अशोक, बेसिकली राजस्थान जगह है जहाँ पर आपको भाब्रू स्तंभ देखने को मिलता है, उसमें लिखा था देवानम, ये आपका संस्कृत भाषा में था शायद, तो प्रियदर्शिनो लार्जिनो मागधो कहा था। ठीक है, जिसका अर्थ होता है देवताओं के प्रियदर्शी राज मगध हैं। ठीक है, प्रियदर्शी किनका नाम था, अशोक का ही तो नाम था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ठीक है, 105 में देखिए दक्षिण गंगोत्री जो स्थित है वो कहाँ पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। वहाँ पर इस समय कितने हो गए, भारत के 2 इस समय स्टेशन कार्यरत हैं, एक तो आपका मैत्री और दूसरा यहाँ पर आपका भारती। ठीक है, मैत्री और भारती 2 स्टेशन हैं, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। दक्षिण भारत का अंटार्कटिका में शोध स्टेशन कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 106 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है 106 में। तो हो गया क्या, एक तो संपादक दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे पत्रिका दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, तब इसमें कौन सा मैच नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होगा, B.R. अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट नहीं लिखी है, आप लोग जानते हैं किसने लिखी थी, मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने इसको लिखा था। बाकी बाल गंगाधर तिलक की केसरी है, निवेशन की न्यू इंडिया है, दादा भाई नौरोजी की रफ्त गुफ्तार है। तो ये आपका देखेंगे कि तीसरा चौथा और दूसरा सही है, पहला गलत है, B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो बुक वो नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहिष्कार भारत लिखी गई थी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 107 देख रहे थे, तो इसमें कहा गया कि कौन सा असम में 1857 की क्रांति का नेता नहीं था। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है 1857 असम में, उसमें कौन सा नेता नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो होगा 107 का वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दीवान मनीराम जो दत्त थे वो इससे संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किसके समूह है। ठीक है, किसके समीप है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किसके समीप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, या आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते क्या हैं निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है। ठीक है, गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। लॉर्ड लिनिथिगो जो थे उन्होंने राजनीतिक फिरौती कहा था गांधी जी के आंदोलन को, 109 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए पॉलिटिकल ब्लैकमेल इसको कहा जाता है, और ये लॉर्ड लिनिथिगो जो थे वो कब तक थे, 1936 से 1943 के बीच में थे। ठीक है, 1986 से 1943 के समय में ये रहे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 110 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो 110 में देखिए जो सौरमंडल का भाग नहीं है वो यहाँ पे होता है निहारिका। ठीक है, क्षुद्र ग्रह इसके तहत आते हैं, ग्रह भी आते हैं, धूमकेतु भी आते हैं, लेकिन जो निहारिका है ना वो आपका सौरमंडल के भाग के अंतर्गत नहीं आते, इसको आप ध्यान से रखिएगा। निहारिका बेसिकली होते क्या है, निहारिका होते हैं हाइड्रोजन गैस से बने बादलों का समूह जो सौरमंडल भाग का नहीं है। ठीक है, 110 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो था
उसका विरोध भी किया गया, तो वो विरोध किसने किया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनजी रंगा। ठीक है, एनजी रंगा प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। एनजी रंगा ने इसका विरोध किया था। चंपारण जो हुआ था 1917 में हुआ था, आप सभी लोग उसको जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो आपका इस जो सत्याग्रह था ना, इसमें इसी सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी का नाम महात्मा पड़ा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? ठीक है, जो महानगर हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपका सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, लिंगानुपात देखने को मिलता है, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है महानगरों में लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो है वो होते हैं, तो बेसिकली राज्यसभा में क्या होता है, उसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ठीक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है ना, इसका प्रधान कौन होता है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जितनी भी यहाँ पे शक्तियाँ होती हैं ना, पावर होती हैं, वो राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं। तो इसका भी यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन इसका जो इसका देख रेख करता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 115 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही लिखा हुआ है? ठीक है, युग्म जो सही सम्मिलित 115 में वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा यहाँ पर आपका संविधान का चौथा ए भाग जो 4A, वो किससे संबंधित है? वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर देखें यहाँ 115 जो दूसरा भाग है कुछ से, वो आपका नागरिकता से संबंधित होता है। तीसरा भाग जो आपका मूल अधिकार से संबंधित होता है, ठीक है, मौलिक अधिकारों से। और आपका पांचवा भाग जो है वो किससे होता है? ठीक है, वो होता है आपका संघ से संबंधित। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। 116 में देखिएगा तो कहते क्या हैं कि पदों की वरीयता से दृश्य कौन सा क्रम यहाँ पर आपको सही देखने को मिलता है? पदों की वरीयता से कौन सा क्रम आपको सही देखने को मिलता है? ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कौन सा क्रम सही है। तो क्या होगा, राज्यों के राज्यपाल हैं, उसके ऊपर होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, सबसे ऊपर कौन से आते हैं? ये देखिएगा आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 117 में कहा गया कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वो कहाँ पे हुआ है? पूरे संविधान जो है उसमें मंत्रिमंडल का शब्द सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 352। ठीक है, 352 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 352 है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, तो वो होगा क्या? 118 का, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जो होते हैं, सीमांत किसान बेसिकली होते हैं, वो किसे कहा जाता है? तो सीमांत किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है जिनके पास, उनको सीमांत कृषक या फिर सीमांत किसान कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 119 में कहा गया कि योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। ठीक है, योजना में जो कोर सेक्टर है उसका तात्पर्य किससे है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि योजनाओं का कोर सेक्टर जो होता है वो लोहा और इस्पात उद्योग होता है। ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योग इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे इसमें लौह इस्पात, दूरसंचार, शक्ति, सड़क निर्माण, रेलवे आदि आधारभूत जितनी चीज़ें होती हैं वो कोर सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो 119 का डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 120 में कहा गया ना कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। ठीक है, हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उसकी क्रिया में क्या होता है? तो देखिएगा, तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, तो बहुत ही आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन वो लोग छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन क्रिया में भी वो लोग ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 121 कहता है कि घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार किस चीज़ का बना होता है? अब फ्यूज तार जो होता है ना वो किस चीज़ का बना होता है? तो आप लोग इसको जानते हैं। ठीक है, उसकी बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए कि वो गलनान कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना पावर आपके घर को ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर पावर आता है तो वो गल जाए, ताकि यार के विद्युत सप्लाई जो बंद हो जाए और आपके जो अप्लायंस हैं घर के उनमें नुकसान ना हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 122 कहता है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ठीक है, वित्त बिल के लिए जो है किसकी पूर्व स्वीकृति जो है वो आवश्यक होती है?
तो देखिएगा 122 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत आवश्यक होती है वित्त बिल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है ना, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु जो है ये यहाँ पे बेसिकली किस चीज़ का मतलब मिश्रण होता है, तो ये होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहे और क्रोमियम का। ठीक है, लोहे और क्रोमियम का ये मिश्रण होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्रोमियम कितना होता है दोस्तों, क्रोमियम होता है आपका 18%। ठीक है, क्रोमियम 18% होता है। चलिए ये आप याद रखेंगे, थोड़ा बहुत इसमें आपको निकल भी देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर आपका, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब इसमें जो आपका फिजिकल चेंज मिलता है, फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा हो जाए, तो 124 का करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर आपका डी वाला, पानी में चीनी का घुलना ही आपका भौतिक चेंज है, क्योंकि इसको आप फिर से चीनी प्राप्त कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यही लिए आपका जो आपका भौतिक चेंज होता है। अब मोमबत्ती का जलना, दही से दूध का बनना वापस हो जाता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि टेफ्लॉन का एक बहुलक है जिसमें होता है, टेफ्लॉन जो है एक बहुलक है जिसमें होता है, तो 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन 125 का डी हो जाएगा। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो का एक बहुलक है, इसमें फ्लोरीन एक तत्व के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 126 कहता है कि विकास का मुख्य कारक जो है वो क्या है। ठीक है, विकास का मुख्य कारक क्या है, तो ये होता है आपका डी, प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण जो है ये विकास का मुख्य कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या हो जाती है यहाँ पर 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसीलिए तो इसको ऑक्टेट पूरा करना कहा जाता है। 128 में कहा गया कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो 128 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी, फैट यानी कि वसा की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। तो अब देखिए 129 में तो कहा गया झूमन कृषि जो होती है ना वो कौन लोग करते हैं, झूमिंग कृषि जो है वो कौन लोग करते हैं, तो याद रखेंगे ये होता है आपका खासी लोग। ठीक है, अब खासी कहाँ पाए जाते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं, ये एक जनजाति है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं 3। ठीक है, वहीं पे खासी जनजाति पाई जाती है, झूमिंग कृषि उनके द्वारा करी जाती है। ठीक है, ये बहुत ही नुकसानदायक है हमारी जैव विविधता के लिए, क्योंकि क्या होता है इसमें एक जगह पे जंगलों को साफ करके खेती करी जाती है, उसके बाद फिर से वहाँ पे छोड़ करके किसी दूसरे जगह पे यहाँ पे चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो खेती करी जाती है ना किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा आपको झूमिंग कृषि देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में कैसे मदद करता है, प्रशीतन का मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, किस तरीके से मदद करता है, तो 130 का करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, वो हो जाएगा एक बी वाला। ठीक है, इसमें होता क्या है ना कि जैव रासायनिक अपक्रियाओं की दर कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि ठंडा होता है तो उसमें जितने भी आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाते हैं, इसलिए यहाँ पर खाना सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 131 में कहता है एस्ट्रोजन है किसके उत्पादित होता है, किसके द्वारा उत्पादित होता है एस्ट्रोजन, तो 131 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं, ये हो जाएगा पुटिका, पुटिका जो होती है ना उसके द्वारा यहाँ पर एस्ट्रोजन की उत्पत्ति करी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगले में कहा गया है कि सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित में से मृदाओं में से सबसे अच्छी खेती मिट्टी कौन सी होती है, सब्जियों की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो वो हो जाएगी यहाँ पर आपका बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, जो उत्तर भारत के मैदानों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे उपजाऊ भी होती है और सब्जियों के लिए भी यहाँ पे सर्वोत्तम यह होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 133 में निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है, प्रोटीन का जो स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं प्रोटीन का जो स्रोत होता है मटर, मटर में प्रोटीन बहुत पाया जाता है, बहुत का मतलब जो आपका ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे सबसे अधिक में 7.2% आपको देखने को मिलता है लगभग। ठीक है, कितने 100 ग्राम में, 100 ग्राम में 7 ग्राम प्रोटीन देखने मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 134 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है। ठीक है, बायोडीजल की फसल है तो सभी लोग जानते हैं जेट्रोफा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी का अध्ययन है। ठीक है,
आनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये कहलाता है वंशागत और विविधता। ठीक है, आनुवांशिकी का अध्ययन वंशागत और विविधता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं। ठीक है, जो मृदा विज्ञान होती है ना, ठीक है, उसमें जो मृदा को मानते हैं वो किस तरीके का मृदा मानते हैं? तो ये होता है बेसिकली यहाँ पे मृदा को प्राकृतिक पिंड मानते हैं। उसमें क्या मानते हैं? मृदा को प्राकृतिक पिंड मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहा गया एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, ये एक सेब छोड़ा जाता है तो वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ठीक है, अंतरिक्ष यान है, वो चक्कर लगा रहे, वहाँ से एक सेब छोड़ दिया जाए तो क्या होगा उसका परिणाम? देखिए, वो ये होगा कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो गिरेगा नहीं, बल्कि जिस तरीके से उसका अंतरिक्ष यान घूमता है उसी तरीके से सेब भी चारों ओर घूमने लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 138 में, कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो किस तरीके से होता है ये आप देखिएगा। तो होता क्या है, जैव विविधता जो है वो बढ़ती है भूमध्य रेखा की तरफ। जैसे पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी में 0 डिग्री जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा बढ़िया तेजी और मतलब बढ़िया से पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। तो आप जब ध्रुवों से 0 डिग्री की तरफ आएंगे तो आपको जैव विविधता में परिवर्तन देखने को मिलेगा और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। जब उसके उलट जाएंगे तो वहाँ पर आपको जैव विविधता कम देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 139 में है कि जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? ठीक है, जन कल्याण पर्व जो है इसका संबंध किस शहर से है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे मथुरा। ठीक है, मथुरा से संबंधित है जन कल्याण पर्व। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कहा गया कि सर्वाधिक स्थायी परिस्थितियों जो आपका पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम है वो कहाँ पे होता है? कौन सा है सबसे ठीक निम्न में कौन सा है? तो 140 का करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे, वो होता है सी, महासागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है? बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क 142 में है। चलिए, तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? ठीक, लोकसभा की कार्यवाही जो होती है इसमें भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो 142 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो जल्दी से देखिएगा, तो ये होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के सचिव जो हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश जो है उसमें कृषि विश्वविद्यालय जो टोटल हैं वो कितने हैं? वो 6 हैं। ठीक है, कितने हैं? टोटल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, सारे के सारे माफ़ कीजिएगा, मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ, ये आपका डी सही हो जाएगा। मैं तो चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है भाई। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सस्य जलवायु क्षेत्र जो है वो कितने हैं? वो टोटल 9 हैं। ठीक है, सस्य जलवायु क्षेत्र टोटल 9 है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 145 में, कि केवल विकलांग के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। अब देखिए, चित्रकूट आपने सुना बहुत जगह पे कि चित्रकूट में सबसे पहला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है विकलांगों के लिए। ठीक है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है? स्वामी भद्राचार्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो कहता है उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? भोक्सा जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में। ठीक है, 146 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजनौर और आगरा में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। पटवार राजपूतों को वंशज इन्हें माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा गया कि 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है कितनी है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 9.1। ठीक है, 9.1 2022 का डाटा है। 148 में देखिए, तो कहा गया निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया है? तो ये तो हाल ही में अभी हुआ था, वहाँ पे क्या था? चलिए, वहाँ पे है अभी यहाँ पे डी, यानी कि जो सूडान है वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्य शिक्षा की घोषणा करी है? सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक करी है? तो ये करी है यहाँ पे कक्षा 12 तक सभी को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, हरियाणा सरकार की पहल है। 150 में कहता है कि चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ठीक है,
चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित। अब ये फेमस क्यों है, चर्चा में क्यों है? इसलिए क्योंकि यह स्टेशन पूर्णतः महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो याद रखेंगे। जीएस के भी 50 क्वेश्चन हो गए और यहाँ पे और किस चीज़ के, हिंदी के 50 क्वेश्चन थे। तो आप लोग बताइए 100 में से आपने कितना सही सही अटेम्प्ट किया है। मिलते हैं नए वीडियो में, आपके लिए कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तभी आपको प्रैक्टिस सेट सारे मिलेंगे, वरना भैया इतनी गर्मी में मेहनत कौन करेगा। थैंक यू सो मच।